आप सभी को मेरा नमस्कार। ऐसे स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं आज का जो टॉपिक जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि म्यूचुअल फंड क्या है। लोग एसआईपी जिसे बोलते हैं ना, आपने सुना होगा ना कि एसआईपी कर रहा हूँ मैं, तो क्या है एसआईपी? क्या इससे रियली फ़ायदा होता है? कि हमें ऐसे गुमराह किया जा रहा है? हमें सिर्फ़ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कि बोला जा रहा है? क्या सच में इसमें कंपाउंडिंग होती है और हमें एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है? तो इसको हम समझेंगे। तो बेसिकली क्या है कि म्यूचुअल फंड एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि बैंक्स होते हैं, उसमें स्कीम्स होती हैं। एसबी अकाउंट हो गया, आपका टीडी अकाउंट हो गया, टीडी टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया है आपका। फिर जो स्कीम्स पीपीएफ होता है जिसमें टैक्स माफ है, सीनियर सिटीजन हो गया, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम हो गई, किसान विकास पत्र स्कीम हो गई, मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम हो गई है। तो ये सब स्कीमें क्या है? ये स्कीमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं। इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए? पैसा से रखने के लिए बैंक में, और उस पे हमें इंटरेस्ट मिले, और हम एक इंटरेस्ट के साथ जब हम उसको जोड़ेंगे तो एक अच्छा अमाउंट क्रिएट हो जो हमारे बुढ़ापे में, हमारी ज़रूरत में वो पैसा काम आ सके। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड भी एक इंस्ट्रूमेंट है। तो म्यूचुअल फंड में मतलब कि करता क्या है? इससे होता क्या है? तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं कि जब हमारे बाप दादा थे तो उस टाइम पे क्या होता था, जो हमारे दादाजी थे तो 5 रुपए की 5 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती। सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, उसमें 2 रुपए जो टैक्स लगता था। तो आप समझ लीजिए कि टैक्स कितना ज़्यादा, उस टाइम बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू होती थी। तो क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, वैल्यू की रुपए की जो वैल्यू है वो कम होती चली जा रही है। ठीक है? तो हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो रही है। जो चीज़ पहले 10 रुपए की थी, आज के टाइम में 10 साल, 20 साल बाद वो चीज़ वही आज 25 रुपए की हो गई है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि महँगाई बढ़ रही है। महँगाई बढ़ रही है तो हमें हमें क्या है, हम हमारी सैलरी भी बढ़ रही है, महँगाई बढ़ रही है, पर अगर हमें कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, या मान लो प्रॉपर्टी लेना है, ये लेना है, तो हमें एक बड़ा पैसा चाहिए और कम टाइम पे चाहिए, तो उसके लिए हम इन इंस्ट्रूमेंट्स में जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है? म्यूचुअल फंड का फंक्शन क्या है? क्या मतलब, इसको और विस्तार में अगर समझें तो ये क्या करता है? सपोज़ कि हमारे पास ₹100 है, हमने कहा कि ₹100 इन्वेस्ट कर दो, या करो आपके पास 2 ऑप्शन है, या बैंक में करिए, या किसी ने आपको सलाह दी है म्यूचुअल फंड में करिए। तो बैंक आपको जनरली जो रिटर्न देता है, प्रोविडेंट मतलब आरडी का रिटर्न है 6.7 आई थिंक, और 7.1 फिक्स्ड डिपॉजिट का है, वन टाइम का है 7.5, ऐसे करके रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड जो आपको रिटर्न देता है 12 देता है, ठीक है? ये 13 देगा, या कभी-कभी 15 दे देगा। समझ में आ गई बात? अब लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जैसे जब आप पैसा बैंक में रखते हैं, तो जो पैसा है वो अगर मान लेते ₹100 आपने रखा और 6.7 इंटरेस्ट हुआ, तो वो हुआ ₹106.7 हो गया आपका। लेकिन आपको पूरा 106 6.7 नहीं मिलेगा, उसपे क्या होगा, टैक्स डिडक्ट होगा। तो जब टैक्स लगेगा, और इसमें क्या होगा, इस पे डिडक्शन होगा टैक्स, और इस पे डिडक्शन होगा आपका, आप बहुत लोग जो इसे इंक्लूड नहीं करते, वो होता है इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से हर साल 6% इन्फ्लेशन होता है। तो अगर मान लेते हैं कि आपने ₹100 रखा और वो ₹106.7 हो गया, और 6% तो इन्फ्लेशन ही होगी, महँगाई, तो आपका पैसा जो बढ़ा है वो 0.7% बढ़ा है। लेकिन वो 0.7% नहीं मिलेगा, उसपे भी टैक्स लगेगा आपको। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब आपको पैसा दिखता तो है कि मिला है, आपको एक ह्यूज अमाउंट आपने कलेक्ट एक्यूमुलेट किया है, लेकिन वो पैसा की वैल्यू नहीं हो पाती। इसी इसी तरफ अगर म्यूचुअल फंड पे देखें, तो आपके पास अगर ₹100 है, और अगर आपको 15% रिटर्न मिला, तो 115 लॉन्ग टाइम पे 115 रुपए हो गए। उसपे अगर 6% इन्फ्लेशन हुआ तो कितने हो गए? 109, और भी टैक्स कटा, तो टैक्स कट के आपके पास तकरीबन तकरीबन मान लीजिए 108.99 रुपए हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ है, टैक्स कटने के बाद, तो इन्फ्लेशन एडजस्ट एडजस्ट करने के बाद हमें जो पैसा मिलता है ना, वो भी 8% के अराउंड, यानी 8% से पैसा हमारा ग्रो हुआ है। ठीक है? तो इसलिए लोग जिनको इन्फ्लेशन समझ में आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इन्फ्लेशन निकलता है, जिनको इन्फ्लेशन समझ में आता है, जिनको
टैक्स समझ में चीज़ें समझ में आती हैं और उनको समझ में आता है कि हमारा पैसा दिख रहा है कि बड़ा है, पर वो ग्रो नहीं है, वो उतना बड़ा नहीं है। मतलब कि उसकी कोई इफ़ेक्टिव यूटिलिटी नहीं हो पा रही है, तो वो म्यूचुअल फंड में आते हैं, ठीक है? ये चीज़ें वही चीज़ें अब म्यूचुअल फंड में आने का फ़ायदा क्या होता है? म्यूचुअल फंड में आने का फ़ायदा ये होता है ना कि या तो आप म्यूचुअल फंड मार्केट में पैसा लगाता है। मार्केट में 2 टाइप से पैसे लगते हैं, या तो स्टॉक्स में लगें या आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाइए या आप बॉन्ड्स में लगाइए, ठीक है? ठीक है? ये बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है, इसमें लगाइए या आप एफ एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगाइए। तो ये भी बहुत ये स्टॉक में जब आप लगाएंगे तो स्टॉक को कोई ऐसा गेम नहीं है कि आप देखें और लगा दें आपका पैसा ग्रो हो जाए। बहुत रिस्की होता है क्योंकि इसमें रिसर्च की वैल्यू होती है, कंपनी की फंडामेंटल समझना पड़ता है, बिजनेस समझना पड़ता है, कंपनी का विजन समझना पड़ता है, उस विजन के हिसाब से मार्केट में उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी है कि नहीं है वो समझना पड़ता है। तो ये सिर्फ प्रोफेशनल्स या मार्केट में आपके कम से कम 20 से 22 साल हो गए हैं तब आप डायरेक्टली स्टॉक में पैसा लगाए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो आपको इंटरेस्ट दे देते हैं, तकरीबन 7% के अराउंड अराउंड तो दे ही देते हैं, तो ये एक सेफर चीज है। एफ एंड ओ हाईली रिस्की है, इसके बारे में ना ही मैं ये करता हूँ ना ही मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड भी स्टॉक्स में ही पैसे लगाते हैं, लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये लगाते हैं, इनके पास होती एएमसीज, बड़े उस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी टीम होती है, रिसर्च करते हैं, वो पैसा लगाते हैं। मार्केट गिर रहा है तो वो पैसे लगाएंगे और उस पैसे पे नजर रखेंगे, तो आपका मेंटल टेंशन, मतलब आप कैसे वो दूर हो जाते हैं, आप कोई और चीज में भी फोकस कर सकते हैं, लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड का फायदा क्या हुआ कि मान लेते हैं कि 1000 लोग हैं और हर ने 100 रुपए लगाए, तो टोटल म्यूचुअल फंड के पास कितने आ गए? 1 लाख रुपए आ गए। अब ये 1 लाख क्या होगा ना, ये म्यूचुअल फंड का जो जो वो होंगे, जो फंड मैनेजर होंगे, वो म्यूचुअल फंड वो पैसे लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, हर एक कंपनी में कुछ कुछ पैसा लगाया जाएगा, तो पैसा आपका डाइवर्सिफाई होगा, प्रोफेशनल से मैनेज करेंगे, कब लगा निकालना है, कब हटाना है। मान लेते हैं बहुत अच्छा रिटर्न आ गया है, अब इसके बाद स्टॉक नीचे आएगा, तो वो उनकी स्टडी होती है, समझ लेते हैं और वो उस पैसे को निकालते हैं और अच्छा रिटर्न बनाते हैं। ईजी टू स्टार्ट है, मतलब बहुत ईजी है, कैसे करते हैं। और लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, आपके पास पैसा है, आपने जब चाहा तो उसको बेचा और आपके पास तुरंत अकाउंट में पैसा आ गया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बेड में बैठे बैठे पैसा आ जाएगा, ठीक है। कहीं भी आपको फॉर्म भरने की जरूरत, विड्रॉल फॉर्म, डिपॉजिट फॉर्म, कुछ भरने की जरूरत नहीं है, आपके पास सीधे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। मार्केट रिस्क है, बिल्कुल है मार्केट रिस्क में, पर उतना अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए लगा रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, इसके लिए मत लगाइए। कम से कम म्यूचुअल फंड में लगाना है तो आप मान के चलिए 10 से 15 साल तो लगाइए, या 20 साल लगाइए, ठीक है। तब आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट नजर आएगा और मार्केट रिस्क जो होता है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। कम तो नहीं होगा लेकिन मिनिमम हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ डाउनफॉल आता भी है तो आप में उतना फर्क आएगा नहीं, क्योंकि आपका कॉर्पस इतना बहुत बड़ा हो चुका होगा कि उसमें कोई थोड़ा बहुत ऊपर उतार चढ़ाव हो जाएगा तो आपको फर्क आएगा नहीं, ठीक है। मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैन रिड्यूस योर रिटर्न, ठीक है। ये है कि ऑपरेट मैंने क्या है, मार्केट रिस्क है, गारंटी नहीं है, नो गारंटी रिटर्न, गारंटीड रिटर्न नहीं है। मान लेते हैं कि एक पहले साल आपको 12% रिटर्न मिला, दूसरे साल 13% रिटर्न मिला, चौथे साल मान लेते 2% रिटर्न मिला, ठीक है। तो गारंटीड नहीं है कि यही जो 12% रिटर्न आपको फिक्स मिलता जाएगा, लेकिन अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल आपको रिटर्न कंटिन्यूसली 8% या 7% आ रहा है, तो कोई साल ऐसा होगा जहां आपको 40% रिटर्न आ जाएगा और उन सबको बैकअप कर लेगा ये, इसलिए लॉन्ग टर्म पे लगाया जाता है म्यूचुअल फंड, ठीक है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? इक्विटी फंड्स होते हैं, इन्वेस्ट मेनली इन स्टॉक, हाइयर रिस्क होते हैं, हाइयर पोटेंशियल रिटर्न होते हैं। इक्विटी फंड्स क्या होते हैं? जो स्टॉक्स में लगाते हैं। डेब्ट फंड होते हैं जो बॉन्ड्स में लगाते हैं। हाइब्रिड फंड क्या होता है? कंबाइन होते हैं, ये स्टॉक्स और बॉन्ड दोनों में लगाते हैं हाइब्रिड फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है? जो मार्केट के इंडेक्स में लगाते हैं, जैसे कि टॉप 50 कंपनी आपके पास निफ्टी 50 उनका एक इंडेक्स है, उस पर लगाएंगे, ठीक है। कुछ S&P जो अमेरिका के इंडेक्स से रिलेटेड है उनमें लगाएंगे, और कुछ क्या बोलते हैं, नैस्डैक 100 उनसे रिलेटेड है तो उसमें लगाएंगे, ठीक है।
मनी मार्केट फंड्स होते हैं, इन्वेस्ट इन वेरी शॉर्ट टर्म लो रिस्क सिक्योरिटीज में लगाते हैं मनी मार्केट फंड्स। तो ये इस टाइप के फंड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड ये कैसे समझे, तो आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। केवाईसी कैसे करनी पड़ेगी, कोई भी ऐप खोलिए जो म्यूचुअल फंड यानी जो सपोर्ट करता हो, जैसे ग्रो हो गया, इंड मनी हो गया, ठीक है, और बहुत सारी ऐप्स हो गए, वो ऐप्स आपको एक्सेस कराएंगे। जब आप वो ऐप खोलेंगे, आप मोबाइल से रजिस्टर करेंगे या गूगल से ईमेल से रजिस्टर करना होगा, जिससे आप करेंगे उससे रजिस्टर होगा। उसके बाद आपसे डिटेल्स मांगेगा, आधार की, पैन की, आपकी फोटोग्राफ खींचेगा, तो नॉमिनेशन मांगेगा, नॉमिनी के आधार नंबर मांगेगा, ठीक है। ये सब करने के बाद आपकी केवाईसी बहुत 5 से 6 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। मैंने जब किया था तो मैंने तो सिर्फ ऑटो में, मैं रेलवे स्टेशन से अपने घर जा रहा था, ऑटो में ही मैंने, क्योंकि मेरी केवाईसी वगैरह हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आता है कि आप उसमें चूज करेंगे किस में एएमसी में लगाना है, किस फंड में लगाना है, ठीक है, तो किस डिस्ट्रीब्यूशन में लगाना है। जब आप खोलेंगे तो आपके पास नीचे, जैसे ये मोबाइल होता है, उसके नीचे आएगा, ये आएगा स्टॉक्स, ये आएगा एफ&ओ, और इधर आएगा म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो इस टैब, यहाँ टैप करेंगे आपके, तो आपको म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे कि लिख के आएगा एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, ठीक है, मिड कैप हो गया, ये टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है, ठीक है, इसमें आएगा। फिर आप जब लार्ज कैप में क्लिक करेंगे, लार्ज कैप क्या हो गया था, होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, वो होते हैं जो बहुत जो बड़ी कंपनियां हो गई, जो बहुत ग्रो हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इंडियन, जिनका मार्केट कवर है, वो हो गए। स्मॉल कैप हो गई जो अभी अभी स्टार्ट हुई हैं, और वो उनकी पोटेंशियल है कि वो आगे चल के लार्ज कैप कंपनियां बनेंगी। मिड कैप हो गई जो लार्ज और स्मॉल के बीच वाली जो कंपनियां है। तो आप जब आप सपोज लार्ज कैप वाले पे क्लिक करेंगे, तो आपको म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे कि इनके नाम आएंगे, और ऐसे सीरीज में, और लार्ज कैप में जो जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब आपको म्यूचुअल फंड जो चूज करना है, उस हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड चूज करना है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप बताया। डेप्थ फंड लिखेंगे आप, डेप्थ फंड आ जाएंगे, उस हिसाब से करेंगे। हाइब्रिड फंड लिखेंगे, वो आ जाएंगे। इंडेक्स फंड लिखेंगे, वो आ जाएंगे। उस हिसाब से अपने गोल और रिस्क टॉलरेंस वैल्यू के हिसाब से आप वो चीजें चूज करेंगे, ठीक है। अब करना है चूज, क्या करना है आपको, डायरेक्ट प्लान चूज करना है कि रेगुलर प्लान चूज करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्लान क्या होता है, डायरेक्ट प्लान वो प्लान होता है, देयर आर टू वर्जन ऑफ मेनी म्यूचुअल फंड स्कीम। डायरेक्ट प्लान यू इन्वेस्ट विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर, इट जनरली हैज अ लोअर एक्सपेंस रेशियो। आप डिस्ट्रीब्यूटर के बिना इन्वेस्ट करेंगे और उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होगा, ठीक है। रेगुलर प्लान में क्या होता है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर होता है, जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस होते हैं, कम चार्जेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चार्ज होंगे, कम चार्जेस होते हैं, लेकिन चार्जेस होते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं कि खुद से रिसर्च कर पाएँ, तो आप डायरेक्ट में जाइए, क्योंकि ये कॉस्ट एफिशिएंट है। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो किसी रेगुलर प्लान चूज़ करें और उसमें आप जाएँ, ठीक है। अब आपको डिसाइड क्या करना है कि एसआईपी करना है कि लमसम करना है आपको। तो म्यूचुअल में क्या, फंड्स में क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई बंदा है जो बिजनेस करता है, तो उसके पास वो मंथली पैसा तो आएगा नहीं। कभी कभार ऐसा होगा कि एक इस महीने ज़्यादा पैसा आया, उस किसी और महीने कम वो इनकम ही नहीं हुई, तो वो लमसम कर सकता है। एसआईपी जैसे सैलरीड पर्सन होते हैं वो करते हैं। अब एसआईपी क्यों प्लान आया, क्या इसकी वजह थी, तो जो सैलरीड पर्सन होते हैं जिनकी फिक्स्ड रेगुलर इनकम है, वो अपने इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो एसआईपी के थ्रू करेंगे। वो मंथली जब उसको एसआईपी उसमें स्टार्ट कर देंगे, मंथली पैसा ऑटोमेटिकली अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सपोज किसी की बंदे की 100, मान लेते हैं कि 10,000 रुपये वो कमाता है, या 50,000 रुपये कमा रहा है। वो 50,000 में वो 10,000 की उसने एसआईपी कर दी है, 10,000 में उसने स्प्लिट कर, 10,000 की उसने क्या की, एसआईपी कर दी, और उस 10,000 को 10-10 म्यूचुअल फंड में हजार-हजार रुपए में, हजार-हजार रुपए में लगा दिया एसआईपी करके। तो हर महीने ये हजार-हजार रुपए कट जाएंगे, टोटल 10,000 रुपए उसके इन्वेस्ट हो जाएंगे म्यूचुअल फंड में। तो ये एसआईपी होता है। लमसम में क्या होता है, बड़ा अमाउंट आपको आप डालते, जैसे 1 लाख 2 लाख होगा, एक डाल दिया, फिर 5-6 महीने रुके रहे, फिर कभी पैसा आया तो आपने वो डाल दिया, तो लमसम होता है।
म्यूचुअल फंड एएमसीआर ये हैं, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ है, एक्सिस है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, कोडक है, निपॉन है, मीरा है, डीएसपी म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड, एडलवाइज म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, कैनरा, रबैको, बंधन बैंक, बड़ौदा बीएनपीएल, परिबाज म्यूचुअल फंड, ये सारे म्यूचुअल, एंजल वन म्यूचुअल फंड, ये सारे म्यूचुअल फंड, ये एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें एसआईपी करनी चाहिए कि हमें लमसम करना चाहिए? तो पहले तो समझेंगे एसआईपी, जैसे मैंने आपको बताया वो एसआईपी की क्या होता है। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर आप 5,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो अगस्त में 5,000 किया, सितंबर में 5,000 होता है, अक्टूबर में 5,000 होता है, तो आपका मान लेते हैं अगर आप 5,000 कर रहे हैं हर महीने, तो आपका साल में 60,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है म्यूचुअल फंड में। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या मतलब बहुत ही इफेक्टिव है कि छोटा एक रिटेल बंदा जिसकी सैलरी कम है, मान लें एक देते हैं सब्जी वाला भी है, उसकी अगर मंथ मंथ में उसका मान लेते हैं कि अगर 30,000 रुपये वो कमा रहा है, तो वो 5,000 रुपये इजिली इन्वेस्ट कर सकता है, या 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर, मिनिमम एसआईपी 1,000 100 रुपये की होती है, तो वो भी वो कर सकता है। तो आपको ये चीज़ आई होप समझ में आई होगी। एसआईपी जब हम करते हैं तो म्यूचुअल फंड में एनएवी अलॉट होती है। एनएवी यूनिट्स होती हैं, वो अलॉट होती है। मान लेते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड है जिसकी एनएवी रुपी 10 है, जिसकी एनएवी एक एनएवी की यानी एक यूनिट की कीमत 10 है, तो आपने अगर 1,000 रुपये डाले तो आपको 100 एनएवी मिल गई। एनएवी के हिसाब से ही वैल्यूएशन होती है पैसे की। ठीक है। लमसम क्या होता है? लमसम आपको मैंने बता दिया, इकट्ठे पैसा डालना है तो वो लमसम होता है। अब एसआईपी और लमसम में फ़र्क समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट एसआईपी में रेगुलरली होती है, ठीक है? लमसम में वन टाइम होता है, जैसा कि आप अर्लियर डिस्कस किया था। आप छोटे अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। लमसम में क्या होता है कि डिपेंड करता है इन्वेस्टर के पास कितना पैसा है। कोई बिज़नेस वाला है, उसके पास 5 लाख आ गया, तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे 5 के 5 लगाने हैं, मान लें 4 लगाने हैं, ठीक है? अगले तो 1 साल लगाना ही नहीं है, तो एक इसी साल 5 लाख लगा दिया। एसआईपी में क्या होता है, धीरे-धीरे आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहता है। लार्ज अमाउंट रिक्वायरमेंट है? नहीं है। लार्ज अमाउंट लमसम में रिक्वायरमेंट है? यस, बिल्कुल है। मार्केट की फ्लक्चुएशन में क्या होता है, तो स्प्रेड ओवर टाइम होता है और ये एक्सपोज हो जाता है, मतलब इसमें थोड़ा खतरा होता है। रेगुलर इनकम गाई के लिए एसआईपी बेस्ट है, बिजनेसमैन के लिए लमसम बेस्ट है। इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन कैसा होता है? हाई होता है, क्योंकि आप रेगुलरली मंथ वाइज मंथ 10 साल 20 साल आप पैसा दे रहे हैं, पैसा जा रहा है। ठीक है। तो आपकी डिसिप्लिन हाई होती है। लमसम में क्या होता है, इन्वेस्टर जो होता है उसका मन किया डाल दिया, नहीं मन किया उसने अपने ऊपर खर्च कर लिया, कुछ ये कर लिया। एसआईपी में आप बन जाते हैं कि ये चीज तो डालनी ही डालनी है। रिस्क क्या होता है? ओवर द टाइम लो रिस्क होता है, इसमें हाई रिस्क होता है। ये रिस्क कैसे होता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई किसी बंदे ने एसआईपी चालू की और ये मार्केट है, उसने एसआईपी चालू, ये मार्केट ऐसे चल रहा है, उसने एसआईपी मान लेते हैं पहला केस एसआईपी उसने जब मार्केट ऑल टाइम हाई था तब चालू की, तो उसका पैसा ऑल टाइम हाई में लगा, फिर क्या हुआ, मार्केट गिरने लगा तो उसका पैसा ये लगा, फिर वो घबरा जाएगा। वो फिर लेकिन इन्वेस्टर घबरा चुका है, क्योंकि उस पर हाई पे किया था, उसको अच्छे रिटर्न, मतलब अच्छा मार्केट दिख रहा था, फिर लगाते मार्केट गिरने लगा, फिर गिरा, उसने लगाया, वो मतलब उसने सोचा कि चलो लगाते हैं, तो फिर गिरा गिरा, उसने लगाता गया, फिर क्या हुआ, फिर लगाया, वो फिर मार्केट उठने लगा, उसने लगाया, फिर उठने लगा, उसने लगाया, फिर लगाया, फिर ऐसे मार्केट से चल रहा है, वो पैसा लगाता जा रहा है, लगाता जा रहा है, लगाता जा रहा है। तो क्या कर रहा है कि जब मार्केट हाई है तो एनएवी बहुत महंगी मिलेगी, जब मार्केट नीचे आया तो एनएवी बहुत सस्ती मिलेगी और उसकी यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगी, तो उसके बाद यूनिट एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अचानक क्या हुआ, मार्केट जब उठना चालू करेगा तो उसकी, क्योंकि उसने जो इन्वेस्टमेंट लगाई डाउनफॉल में लगाई, तो उसने यहाँ इस पोजीशन में बाई किया, फिर जब मार्केट उठा तो इस पोजीशन में बाई किया, यानी इस पोजीशन पे उसने 2 बार बाई किया, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 बार बाई किया, यहाँ पे भी 2 बार, ऑटोमेटिकली वो बाई कर रहा है, उसे पता भी नहीं चल रहा, और वो यूनिट एक्यूमुलेट हो रही है। मार्केट उठेगा तो उसको एक नहीं, इन 2 एसआईपी जो की हैं उसने, जो जो पैरेलली मैच खा रही हैं, उसकी यूनिट एलोकेशन बहुत ज़्यादा होगी और नेचुरली वो ज़्यादा पैसा बना पाएगा। ठीक है। लमसम में क्या होता है, अगर मान लेते हैं मार्केट ऐसा है, किसी इन्वेस्टर ने मार्केट मार्केट नीचे में डाला तो उसको फायदा है, लेकिन मार्केट फिर नीचे आ गया 10 साल में, तो उसका जो रिटर्न तो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा ना,
क्योंकि उसने और किसी रास्ते में पैसा लगाया नहीं, और किसी मतलब रास्ते में खरीदा नहीं कुछ एनईवी। उसने यहाँ से शुरुआत किया 2004 में, हम मान लेते हैं 2014 में मार्केट फिर उसी पोजीशन में आ गया, तो उसका रिटर्न तो जीरो हो गया ना, भले ही वो 2007 में इस पोजीशन में रहा होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो लमसम में हाइयर रिस्क होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अगर आप हर पीरियड में डालेंगे थोड़ा थोड़ा अमाउंट, तो आप देख देख सकते हैं, अगर आपने यहाँ डाला, सपोज मार्केट उठ रहा होता तो आपने यहाँ डाला, फिर यहाँ डाला, फिर यहाँ डाला, फिर यहाँ डाला, ऐसे करते करते आपने डाउनफॉल में भी एनईवी बाई की है, जब पूरा एकदम हाईएस्ट पे था तब भी की है, फिर डाउनफॉल आया फिर आपने बाई की है, फिर हाईएस्ट पे, यानी आपने ओवर द लॉन्ग ईयर 20 साल में आपने 3 बार उसी पॉइंट पे बाई कर लिया, तो एक्यूमुलेशन ज्यादा हुआ, आपका रिस्क कम हुआ। ठीक है, और पैसा जब मार्केट उठेगा तो पैसा और ज्यादा बनेगा। ठीक है, हाउ टू सेलेक्ट इन विच म्यूचुअल फंड आई हैव टू इन्वेस्ट। ठीक है, कैसे सेलेक्ट करें कि म्यूचुअल फंड में, अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, किस में सेलेक्ट करें, तो आप जनरली फोकस करिए जिसमें भी लगाना है आप उसमें लगाइए, लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो चेक कर लीजिए। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? हर म्यूचुअल फंड अब मैनेज, आपका पैसा मैनेज करने के लिए साल में पैसा कुछ चार्जेस काटता है, वो एक्सपेंस रेशियो है। किसी का होगा 0.01%, किसी का होगा 0.2%। तो आप जिसका कम है ना, क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि 100 रुपए है, और ये 100 रुपए ए के पास है, ये बी के पास है, एक म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.1 है, तो कितना रुपए कटेगा? 0.01 रुपए कटा। ठीक है, और इसका 0.2 है, 0.2 है, तो 0.2 का मतलब क्या हो गया, इसका तकरीबन 0.2 रुपए कटा। ठीक है, ए का 0.1 कटा और बी का 0.2 कटा। लेकिन ये तो 100 रुपए है ना, तो आपको अंतर बहुत कम नजर आ रहा है, लेकिन यही अगर कॉर्पस बढ़ जाएगा तो डिफरेंस क्या आ गया, 0.01 में और 0.2 में डिफरेंस आया है 1.19 का। तो ये 0.19 का जो डिफरेंस है ना, 5 करोड़ या 10 करोड़ में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपको एक्सपेंस रेशियो ध्यान रखना है। ठीक है, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है बेसिक जो, और एग्जिट लोड, जब आप एग्जिट करेंगे म्यूचुअल फंड तो उसका भी एग्जिट लोड है, तो एग्जिट करने का भी चार्ज है, तो एग्जिट लोड भी कम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको डिसाइड करके डालना है। हालांकि एक्सपेंस रेशियो लोअर होने का मतलब नहीं है कि म्यूचुअल फंड अच्छा हो, या एक्सपेंस रेशियो हायर होने का मतलब नहीं है कि म्यूचुअल फंड अच्छा हो। समझ में आ रहा है? लेकिन जनरली इन बातों का ध्यान रखना है। फंड का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। फंड मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 करोड़ का है, 200 करोड़ का है, 5,000 करोड़ के ऊपर फंड साइज होना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, लास्ट एक ईयर की परफॉर्मेंस देख के आप रिटर्न देख के आपने मान लेते हैं लास्ट ईयर में किसी ने 20%, किसी ने 24%, किसी ने 25% दे दिया है, तो आप उसके बेसिस पे आप लगा दें, वो नहीं। लास्ट कम से कम लास्ट 5 साल, हो सके तो लास्ट 10 साल का रिटर्न देख के, तो वो आपको एवरेज पता चल जाएगा 10 साल में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, उस हिसाब से आप फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फंड मैनेजर के बारे में जानेंगे कि इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है, उसकी क्या हिस्ट्री है, वो आप जान सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट हैं तो आप इतना रिसर्च तो कर सकते हैं, रेगुलर प्लान वाले को तो कोई वो नहीं है, रेगुलर प्लान वाले तो एडवाइजर आपको बता ही देंगे। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर का इंपॉर्टेंट रूल क्या है? इफ यू आर इन्वेस्टिंग योरसेल्फ थ्रू suitable platform, you will be often encounter direct plan lower expense ratio because there is a no distribution commission. Regular plan include distributor commission, so expenses are generally higher. Over long period, even seemingly small difference in expenses can have meaningful effect because of compounding. जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सपेंस रेशियो देख के करिएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम 10 साल 20 साल में अगर वो कॉर्पस 5 6 10 करोड़ 20 करोड़ बना तो एक्सपेंस रेशियो में डिफरेंस आएगा। कॉमन मिस्टेक क्या है जो हम मेक करते हैं, जो हम इमोशनल ह्यूमन नेचर जो करता है, ये सब लेक्चर सुनने के बाद भी आप भी करेंगे, वो करेंगे कि आप जो फंड चूज करेंगे वो जनरली देख लेंगे 1 साल का रिटर्न दिया तो आप वो फंड चूज कर लेंगे, वो नहीं करना है आपको। इन्वेस्टिंग बिकॉज किसी फ्रेंड ने इन्वेस्ट किया, वो भी उसको देख के कर दिया, वो भी नहीं करना, अपनी नीड के हिसाब से करना है। इन्वेस्टिंग इन 5-10 म्यूचुअल फंड एट ऑल सिमिलर कंपनीज, मान लेते 5-10 म्यूचुअल फंड आपने किया और सिमिलर कंपनी में लगाया, तो आपका पैसा तो उसी कंपनी में बार बार लग रहा है ना, तो वो नहीं करना है। डाइवर्सिफाइड रखना है। एज्यूमिंग एस आई पी एज्यूमिंग एस आई पी मीन्स नो रिस्क, एस आई पी का मतलब ये है नहीं कि आपने रिस्क नहीं उठाया, ये नहीं समझना है। ठीक है, समझ लेना। पुटिंग इमरजेंसी मनी मनी इनटू इक्विटी फंड, इमरजेंसी मनी क्या होता है? इमरजेंसी मनी वो मनी होता है जो आपके
जैसे आपने सेव करके रख, कुछ लोग होते हैं ना सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए मेंटेन करके रखेंगे, वो इमरजेंसी में नहीं होता कि मान लो अचानक ही आज ही कुछ हो गया, तो डॉक्टर पे खर्चा आएगा, हॉस्पिटल जाने का खर्चा आएगा, तो वो खर्चा वो रखते उसको, उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड में नहीं लगाएंगे। आप पैसे को म्यूचुअल फंड में नहीं लगाएंगे, उस पैसे को लगाएंगे आप म्यूचुअल फंड में जो 10 साल 20 साल आपको देखना नहीं है। तो आप उतना ही लगाइए कि जितना आपको फर्क ना पड़े। मान लेते हैं किसी बंदे ने एसआईपी चालू कर दी 23,000 की, और उसकी सैलरी 50,000 है, तो भाई वो बार बार क्या करेगा, म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते ही रहेगा, क्योंकि उसका जो एक्सपेंस है वो कभी पूरा ही नहीं होगा। तो उतना पैसा लगाइए जो जो कटे आपके अकाउंट से, और आपकी लाइफ जो आप जी रहे उस पर इफेक्ट ना हो, कि आपको सोचना पड़े महीना कैसे चलेगा। ठीक है। चूजिंग फंड विदाउट मनी व्हेन यू विल नीड मनी। ठीक है। स्विचिंग फंड्स एवरी टाइम द मार्केट, फंड स्विच करना, मतलब किसी ने एक फंड ए में लगाया, मार्केट डाउन हुआ, उसने स्विच कर दिया फंड बी में, तो कभी आप पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड का सर्कल आता है। अगर ए बी सी म्यूचुअल फंड है, डी है, तो मान लेते हैं कि इस 5 साल में ए बी ने परफॉर्म किया, सी डी जीरो रहे हैं। ठीक है, तो अगले 5 साल में हो सकता है सी परफॉर्म करे, डी फिर भी ना करे, लेकिन 10वें साल डी इतना परफॉर्म कर ले और ये सब सारे परफॉर्म कर ले। तो हर फंड का साइकिल आता है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक्सपेंस रेशियो मैंने आपको बता ही दिया। इज म्यूचुअल फंड टैक्सेबल और नॉट? यस, म्यूचुअल फंड इज एब्सोल्युटली टैक्सेबल। म्यूचुअल फंड में टैक्स है, दो टाइप के टैक्स हैं। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गेन टैक्स होता है। अगर कोई आपने पैसा डाला म्यूचुअल फंड में और किसी वजह से आपको पैसा निकालना पड़ा साल भर के अंदर, तो 20% टैक्स लगेगा उस पर। कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगेगा। मान लेते हैं एक तो लॉस हुआ था उस पर तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर हुआ शॉर्ट टर्म पे प्रॉफिट हुआ आपको और आपने निकाल लिया एक साल के अंदर, तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं 1 लाख रुपए है आपके पास, ठीक है, 1 लाख में आपका जो हुआ, 1 लाख में आपका अमाउंट हो गया 1,50,000। तो ये अमाउंट मतलब 50,000 आपको प्रॉफिट हुआ है, इस पे 20% टैक्स लगेगा। 50,000 पे 20% का टैक्स लगेगा। ठीक है। 20% का टैक्स यानी 10,000 रुपए टैक्स में चले जाएंगे खाली खाली, तो आपको 40,000 रुपए एज ए प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख पे। तो आपका अमाउंट 1,40,000 हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन वहीं अगर आप 12 महीने या एक साल के बाद डालेंगे, तो सरकार ने क्या किया है कि 12.5% टैक्स लगाएगी, और 1 डेढ़ लाख रुपए फाइनेंशियल ईयर में वो आपको मुफ्त होंगे, उस पे नहीं लगाएगी। 1.5 लाख के ऊपर जो होगा वो लगाएगी। जैसे कि यही अमाउंट है आपके पास 1 लाख रुपए, अब आपको 2,25,000 वो अमाउंट आपका हो गया एक साल बाद। प्रॉफिट आपको मिला 1,25,000। ठीक है। तो क्या इस पे टैक्स लगेगा? कुछ लोग बोलेंगे 12 एक साल के बाद हो गया है तो 12%, 12.5% नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सरकार ने बोला 1,25,000 तो आपको माफी है, 1,25,000 तो लगेगा ही नहीं, तो ये पूरा पूरा आपका तो बच गया। लेकिन अगर आप मान लेते 3,25,000 हो गया, तो आपका प्रॉफिट हुआ कितना? 2,25,000। 2,25,000 में 1,25,000 घटाएंगे तो कितना बचा आपके पास? 1 लाख। 1 लाख बचा। अब ये जो 1 लाख है, 1,25,000 हटाने के बाद इस पे 12.5% का टैक्स लगेगा। आई होप आई एम क्लियर। समझ में आया? तो लॉन्ग टर्म में आपके पास फायदा है। तो कई लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि अगर उन्होंने म्यूचुअल फंड डाला और उनको 1,25,000 का प्रॉफिट हो गया, तो क्या करेंगे? 1,25,000 वो फिर विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ करने के बाद 1 लाख लगाया, 1,25,000 हो गया, तो उनको 2,25,000 तो पूरे पूरे मिले। फिर उस 2,25,000 का फिर उन्होंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो इससे क्या होगा, उनको उनको ये जो है टैक्स देने की, उसके ऊपर की टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2,25,000 डाला, फिर उसके बाद वो 1,25,000 फिर होगा, यानी 3,50,000 जब होगा तो फिर वो निकाल लेंगे। तो उनको 12.5% कुछ लोग इसमें बचा लेते हैं टैक्स। ठीक है। लेकिन उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। ये रहा म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड के बारे में जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे क्या इस सीरीज को हम आगे चालू करेंगे और आपको बेहतरी से समझा पाएंगे। ठीक है। म्यूचुअल फंड एक इंस्ट्रूमेंट है जिस पे पैसा इन्वेस्ट होता है, जो रिस्क यानी इन्फ्लेशन
रिस्क तो होता ही है, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलता है आपको, ठीक है। और बिल्ली श्योरली कि आप एक ऐसा अमाउंट जरूर क्रिएट कर पाएंगे कि आपका लाइफ रिटायरमेंट के बाद या 20 साल के बाद एक अच्छी एक डिसेंट लाइफ जी पाएंगे आप, ठीक है। म्यूचुअल फंड के फायदे अगेन मैं बता देता हूँ। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी इसमें होती है, कभी भी पैसा चाहिए आप निकाल सकते हैं। टैक्सेबल है, लेकिन आप दिमाग लगाएंगे अगर वही वाला तो टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी और ह्यूज अमाउंट डिफर होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। आई होप मैं आपको समझाने में सक्षम रहा होऊंगा म्यूचुअल फंड के बारे में। इसके बाद मैं आपको आगे नेक्स्ट सीरीज में अगर चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेंस जो टर्मिनोलॉजी है, कौन म्यूचुअल फंड में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। मान लेते हैं एक फंड है तो अल्फा क्या होता है, उसका बीटा क्या है, शार्पन रेशियो क्या है, ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।